Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's news discussion. आज है 27 जून 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. तो काफी टॉपिक्स है, चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इट्स विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर. तो ये हमने कल भी देखा था कि दो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन जो आखिर में अपॉइंट हुए हैं वो है ओम बिरला. Okay, and as you know, Om Birla was also the speaker in the 17th Lok Sabha. तो ये इनका दूसरा टर्म है as the speaker. Because we have seen yesterday also कि speaker can be reappointed also. Right? हमने देखा था आर्टिकल 93 जो talks about the election of the speaker and the deputy speaker. Speaker is the head of the ceremonial head of the Lok Sabha. We have seen कि इनका appointment कैसे होता है. We see that simple majority from the members of the Lok Sabha से ही इनका appointment होता है and ये generally ruling party के ही होते हैं. Right? तो यहाँ पे हमने देखा है and we also have the leader of opposition in this picture. Who is the leader of opposition? Yes, it is Rahul Gandhi जो है अभी leader of opposition in the Lok Sabha. और राज्यसभा में कौन है leader of opposition? वो है मल्लिक अर्जुन खड़गे. तो हमने ये कुछ न्यूज कल भी देखा था और आज हम देखते हैं इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, वॉच दैट कल का वीडियो, क्योंकि वो हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन विच इज द एडिटोरियल. नाउ एडिटोरियल है एक इंटरेस्टिंग सा जो बात करता है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स के बारे में. तो समझते हैं कि क्या है, पहले समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है या राइटर क्या कहना चाहता है. नाउ when we talk about the India's landforms, जैसे अगर हम रॉक्स की बात करते हैं, टेरेन्स की बात करते हैं, ये हमको कुछ बताता है. क्या बताता है? It tells us about the Earth's history. It tells us about the formation of the Earth. It talks about the different changes about the Earth. तो इससे हमको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे ही अर्थ से. Now this is where geological heritage sites are important, जहां पे हम ऐसे रीजन को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? और भी समझते हैं ऐसे साइट्स के बारे में. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव करंटली इन इंडिया. इंडिया में दो ऐसे साइट्स हैं. इन साइट्स का नाम है, एक यहां पे दिया गया है दाला मेटियोरिक इंपैक्ट, राइट? मीटियोर के इंपैक्ट से एक वॉइड सा बन गया है, एक रीजन बन गया है. ये कहां पे है? दाला मेटियोरिक इंपैक्ट. दाला ये है मध्य प्रदेश में. और एक कॉमन सा आपने सुना होगा लोनार क्रेटर. लोनार क्रेटर है महाराष्ट्र में. तो ये जो कुछ रीजन्स है विच टेल अस आल्सो अबाउट द आउटर स्पेस, अबाउट मेटियोर्स, है ना? तो ये हमको कंजर्व और प्रिजर्व करना चाहिए. और ये कौन सी बॉडी है, या अगर हम कहें कि डू वी हैव एनी सच लॉज रिलेटिंग टू दैट? आंसर इज नो. इंडिया हैज नो सच लेजिस्लेशन और पॉलिसी फॉर जियो हेरिटेज कंजर्वेशन. एक बॉडी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स. ग्लोबली की बात करें तो हाँ है, दैट इज इन 1991. 1991 में यूनेस्को ने एक इवेंट स्पॉन्सर किया था जिसका नाम है फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अ जियोलॉजिकल हेरिटेज. तो 1991 में उन्होंने बनाया. एंड वी ऑल्सो सी दैट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज जियो पार्क्स. जियोलॉजिकल हेरिटेज पार्क्स को हम शॉर्ट फॉर्म में जियो पार्क्स कहते हैं. तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि कनाडा, चाइना, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ये सब डेवलप करते हैं नेशनल पार्क्स, जियो पार्क्स करते हैं. पर इंडिया में अगर हम कहें व्हाट इज द सिनेरियो, वी डोंट हैव अ सिंगल जियोलॉजिकल पार्क. ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें, देयर आर 169 ग्लोबल जियो पार्क्स. 169 ग्लोबल जियो पार्क्स 44 कंट्रीज में है. इंडिया में नहीं है, बट इंडिया नोटिफाई करती है ऐसे कुछ रीजन्स को. तो ऐसे कुछ रीजन्स को किया है हमने, एंड दैट इज अबाउट 34 ऑफ देम. कौन इसको
रिकॉग्नाइज करता है, ये वाला जो 169 है दैट इज यूनेस्कोस, राइट। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वी हैव द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द GSI. दे डिक्लेयर द जियो हेरिटेज साइट्स और द नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, राइट, जो प्रिजर्व करने चाहिए, ये बॉडी बताती है. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द बॉडी. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्टिकल टेलिंग अस. तो आर्टिकल कहता है कि हमारे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है. ऑफ कोर्स एक बॉडी है जो डिक्लेयर करती है, बट ओवरऑल ग्लोबली हमारा कोई रिकॉग्नाइज्ड जियो पार्क नहीं है. Apart from that, when we talk about biological diversity, we do have laws for that, but we don't have laws for geological heritage sites. तो हमारा जो लॉ है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, वो है 2002 में बना था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, अगेन मेंशन्ड इन द आर्टिकल. ये आर्टिकल के थ्रू वी ऑल्सो हैव 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर्स. तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर पैसेज में देते हैं, आपको याद रखना है कि कितने बायोस्फीयर्स है. ठीक है, इंडिया में बायोस्फीयर्स कितने हैं, दैट इज नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये है 18. ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002. सो ये राइटर हमको कहता है कि उस हिसाब में हमने अच्छा काम किया है, बट जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में हमको अभी भी काम करना है. और उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया है इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. तो यहाँ पे बताया है कि 2009 में हमने एक स्टेप लिया था, एक बिल बनाया था, विच इज द नेशनल कमीशन ऑफ हेरिटेज साइट्स. 2009 राज्यसभा में आया था, बट वी डिड नॉट सी मच हैपनिंग अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी इट वाज विथड्रॉन. 2022 में भी हमने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ड्राफ्ट बिल भी लेके आए थे फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेनली द जियो हेरिटेज साइट्स, बट वो भी हाफ हार्टेड था, वहां पे भी कुछ हम देख नहीं पाए. सो दिस इज व्हाट इंडिया हैज डन, एंड व्हाट इंडिया शुड डू इज व्हाट द राइटर सेज कि हमने तो 34 साइट्स नोटिफाई किए, आइडेंटिफाई जरूर किए, लेकिन उनके बारे में प्रॉपर लॉज, कंजर्वेशन, रेगुलेशन करना ये अभी भी बाकी है. इन द लाइंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 वी आल्सो शुड हैव अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट. नाउ लेट्स गेट बैक, और आपके एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं. सो यहाँ पे वी अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स. ये जो साइट्स है विच हैव सर्टेन एस्थेटिक, इंट्रिंसिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल वैल्यू, जो हमको इंफॉर्मेशन देती है, एडुकेट करती है हमको किसके बारे में, अबाउट द फॉर्मेशन और द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इट टेल्स अस अबाउट द अर्थ. इन सब चीजों की वजह से हम जान सकते हैं. इनफैक्ट आर्टिकल में एक छोटा पॉइंट भी दिया था कि केरला वारकला जैसे एक जगह है, वारकला में एक क्लिफ है, ठीक है, क्लिफ है जहां पे इट इज फेसिंग द अरेबियन सी. ये क्लिफ अरेबियन सी को फेस करता है, एंड ये जो लोकल अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ द क्लिफ को हटाया था. इनफैक्ट दिस क्लिफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मिलियंस ऑफ रॉक्स, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो के रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं. बहुत पुराने रॉक्स यहाँ पे डेटेड है, विच टेल्स अस अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. बट क्या किया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये पार्ट ऑफ द क्लिफ को उन्होंने निकाल दिया था. व्हाई? बिकॉज ऑफ in terms of precautions for landslides हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हटाया था, because they cited that there could be a landslide hazard. ठीक है, now this is one such region जहां पे we can see that हमारे जो regions है which tell us about the earth, ये और भी कम होते जा रहे हैं. यहाँ पे कोई प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं हो रहा, यहाँ हम प्रिजर्व नहीं कर रहे. तो हम कैसे समझते हैं, हम बड़े मिशन जरूर लेके जाते हैं मार्स में, मून पे बहुत खर्चा करके, बट इंडिया में अगर ऐसे साइट्स है दैट टेल अस अबाउट द अर्थ, वो हम प्रिजर्व नहीं कर रहे. तो यही है पूरे आर्टिकल का इंफॉर्मेशन. एंड वी नो कि कितने साइट्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, दैट इज 34. Now let us quickly understand about the Geological Survey of India. ये बॉडी क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं this is one of the oldest bodies in the world. ठीक है, जो एक साइंटिफिक एजेंसी है, एंड दूसरी है oldest among India. पहली कौन सी oldest है, that is the Survey of India 1767. तो ये बॉडी कब बनी थी, ये बनी थी 1851 में.
ठीक है, 1851 में बनी थी एंड इनका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? कोलकाता में। ऑलराइट, यहाँ पे देयर आर 6 रीजनल ऑफिसेस दैट इज इन लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड अगेन कोलकाता। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। ओके, सो पहला इनका 1850s में जो बॉडी बनी थी उनका फंक्शन थोड़ा अलग था। दे वर लुकिंग एट कौन सा रीजन जहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट उस टाइम पे 1850s के समय में वी वर नाउ planning, Britishers were planning industries with regard to steel, with regard to having railway lines built. तो यहाँ पे हम ये सब के लिए you can say सर्वे कर रहे थे, but ओवर टाइम इनके फंक्शंस बदल गए। फंक्शंस कैसे बदल गए? अभी हम मैप करते हैं रॉक टाइप, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, वी सी द एज ऑफ द वेरियस रॉक स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो ये था जियोलॉजिकल सर्वे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल गिवन इन द हिंदू, और ये अगेन वेरी एक्साइटिंग आर्टिकल है बिकॉज इट सेज दैट इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी बिगिन होता है एक सच बायोलॉजिकल पार्क जिसका नाम है बनेरघट्टा। ओके, तो बनेरघट्टा कहां पे है? इट इज इन कर्नाटका। ओके, बनेरघट्टा। तो यहां पे वी हैव द लेपर्ड सफारी जो यहाँ पे होगा, इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क या बायोलॉजिकल पार्क। इनफैक्ट इट वाज अ ह्यूज बायोलॉजिकल पार्क एंड अ पोर्शन ऑफ इट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल पार्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? बायोलॉजिकल पार्क एक जगह होती है जहां पे कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को डिस्प्ले के लिए या पब्लिक व्यूइंग के लिए भी अलाउ करते हैं, जैसे कि सफारी की बात करें या अगर हम एक्वेरियम या जूस की बात करते हैं ना, तो वैसे बायोलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो देयर इन दिस नेशनल पार्क। ओके, नाउ इसका लोकेशन कहां पे है? द लोकेशन इज इन कर्नाटका, बैंगलोर, इट्स नियर बैंगलोर एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1974। तो यहाँ पे वी ऑल्सो सी अ पोर्शन ऑफ द पार्क इज ऑल्सो मेड एज अ बायोलॉजिकल रिजर्व, दैट इज बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। और ये पहला ऐसा बायोलॉजिकल पार्क है जहां पे एलिफेंट का सैंक्चुरी भी है। इट इज अ फेंस्ड फॉरेस्टेड एलिफेंट सैंक्चुरी भी पाया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट अमंग ऑल इन इंडिया। एंड अगर हम बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, विच इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन इंडिया, द नेम इज अगस्त्यकूदम। ठीक है, अगस्त्यकूदम जो है केरला में। तो ये हमारा पहला बायोलॉजिकल पार्क था इंडिया में। इस जगह में 2006 में बनेरघट्टा में वी ऑल्सो फाइंड इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर। ठीक है, बटरफ्लाई के लिए भी सेपरेट एक रीजन है इन द बनेरघट्टा नेशनल पार्क। एंड एक रिवर भी जाती है इस नेशनल पार्क में, जो है रिवर का नाम है सुवर्णामुखी। सुवर्णामुखी इज द नेम ऑफ द river that is passing through the national park. Let's also understand about two such things. एक है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, तो हम इसके भी कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेपर्ड की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव द लार्जेस्ट लेपर्ड यू नो यू कैन से सफारी दैट इज ओपनिंग हियर। तो लेपर्ड जो है ऑफ कोर्स वी सी दैट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल्स इन व्हेन यू टॉक अबाउट कंजर्वेशन इन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये याद है आपको क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? रिसेंटली ही न्यूज में था, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बिकॉज इनका जो हेडक्वार्टर्स है ये इंडिया में होगा, है ना। तो 7 ऐसे बिग कैट्स को हम कंजर्व करेंगे, लायन, टाइगर, ऐसे 7 हैं। और आप मुझे बताएंगे कौन से 7 हैं, क्योंकि 2 मिलते नहीं हैं इंडिया में, जो है जैगुआर और प्यूमा। ठीक है, तो जो नहीं मिलते हैं, मैंने ये बताया है आपको। आप बाकी के 5 लिखो चैट बॉक्स में, विच आर द 7 कैट्स दैट आर इन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। You can add that in the comment section. Let's proceed with understanding the other agency इस आर्टिकल में दिया है, that is the Central Zoo Authority. तो यहाँ पे it is a statutory body, ठीक है, बनी थी ये बॉडी 1992
2 में 1992 में बनी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कुछ किस एक्ट से बनी है, ये किस एक्ट से बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी है एंड इट इज चेयर्ड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्टर। हु इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर? यू आर गोइंग टू टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्टर चेयर करता है सेंट्रल जू अथॉरिटी और 10 दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका ऑब्जेक्टिव है मेनली टू कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी। ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स की कंजर्वेशन में ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है सेंट्रल जू अथॉरिटी। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है विद रिगार्ड टू सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और अगेन वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स, ओके। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हिस्ट्री समझाती हूं अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं। व्हाट इज द केस? वी नो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, इनको अरेस्ट किया गया था इन कनेक्शन टू एन एक्साइज पॉलिसी स्कैम, राइट। नाउ वी विल सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू टिल डेट। मार्च में ये अरेस्ट किए गए थे, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनको अरेस्ट किया था। ट्रायल कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट की थी, रिसेंटली जून की बात है जहां पे ट्रायल कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट की थी। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने इन पे स्टे ऑर्डर लगाया था, ये जो बेल के इनके लिए स्टे ऑर्डर लगाया था। अभी अगर रिसेंट बात करें तो जो सीबीआई है, सीबीआई ने इनको कस्टडी में लिया है। इट इज सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी अ 5 डे कस्टडी फॉर देम, राइट। तो यहां पे सीबीआई भी आ रही है इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो यहां पे पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इस आर्टिकल में, ये पूछा गया कि ये दो एजेंसीज कैसे एक केस को देख रही है। एक तो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दूसरा है सीबीआई, है ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि किसका क्या रोल है। जो अगर ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात करें, इनका जो मेजर रोल है वाज विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेटिंग विद रिगार्ड टू मनी ट्रेल, मनी या जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के अगर केसेस हैं ये ईडी देखती है, रेड करती है। बट अगर सीबीआई का अगर हम बात करें, अगेन दैट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो करप्शन से रिलेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स ये सब देखती है। ब्राइब अगर लिया हो तो ये बॉडी इन्वेस्टिगेट करती है। तो अभी हम क्या समझते हैं, ये दोनों बॉडी के इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं इस आर्टिकल के थ्रू, एंड ये मैंने समराइज किया है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्टली सीबीआई की बात करते हैं। इट इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी एंड ये असिस्टेंस देता है बहुत सारे दूसरे एजेंसीज को, जैसे सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल है, तो इसको भी वो असिस्टेंस देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये फंक्शन करती है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, pensions and public grievances. Now you're going to tell me who is the minister in charge ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। देखते हैं कि आपको पता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। हु इज द पर्सन इन चार्ज of this ministry? Let's understand. It coordinates investigation on behalf of Interpol member countries. Interpol क्या है? ये वर्ल्ड के का एजेंसी है जहां पे कोऑर्डिनेट करता है among various agencies of the world to pass on arrest. अगर किसी को अरेस्ट करना है, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, पास ऑन करता है, तो ये वर्ल्ड का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसा काम करता है। इंटरपोल, राइट, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा नाम। Then we also see, तो Interpol is coordinating not with individual police or state polices. They will only coordinate with CBI, जो हमारा एजेंसी है। Apart from that, we see it will derive its powers to investigate from कौन सा एक्ट? The act का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश एक्ट ऑफ 1946। तो इनको पावर्स कौन से एक्ट से मिलते हैं? इस एक्ट से। बट रिमेंबर, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इनको पावर्स जरूर मिलते हैं बट इट इज नॉट कैटेगराइज एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बस इनके फंक्शंस वहां पे मेंशन्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट,
ये कौन से कमिटी ने रेकमेंड किया है? दैट इज संतनाम कमिटी ऑफ ऑन प्रिवेंशन ऑन करप्शन 62-63। तो ये जो बॉडी बनी थी कब बनी थी? 1963 में बनी थी ये बॉडी, सीबीआई बनी थी 1963। बहुत बार हम कर चुके हैं, बट इट्स गुड टू हैव अ रिविजन सो दैट यू विल रिमेंबर दिस इन योर एग्जाम। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट बॉडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अनदर एजेंसी दैट इज इन द दिल्ली एक्साइज केस। Now, इसमें ये क्या है? इट इज द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और EI यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, पैसों से रिलेटेड अगर कुछ केस है, अगर कुछ स्कैम है, तो ये बॉडी important है। Now, this is responsible for enforcing economic laws, okay? Economic laws, economic crimes से अगर कुछ लेना देना है तो ये बॉडी important है, as well as कौन से लॉज के अंतर्गत ये काम करती है? दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट सुना होगा आपने। PMLA जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है ये, एंड फाइनली फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो ऐसे कोई स्कैम करके जाता है तो ये मेनली ED इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनी सच केसेस। अगर हम देखें ये बॉडी कब बनी थी? 1957 में, 56 में इनका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, लेकिन नाम चेंज किया गया था 1957 में, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, नाम चेंज किया गया था 1957 में। एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो वी हैव सीन बोथ दीज बॉडीज and let's proceed to the next article, again given in the Hindu, और ये है with regard to इंडिया का टारगेट जो है with regard to rooftop solar potential, है ना। तो हम देखेंगे कौन से important points है इस आर्टिकल में, and we also going to do some value addition in the end. So यहाँ पे when we talk about the context of this article कहता है कि हमने हमारा जो installed rooftop solar capacity ये बढ़ाया है कितने गीगावाट से? 2.99 गीगावाट से हमने बढ़ाया है पिछले साल तक। ठीक है, पिछले साल से हमने 2.99% हमने बढ़ाया है। सो अभी हमारा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रूफटॉप कैपेसिटी कितना है? टोटल इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है 11.87 गीगावाट। ओके, 11 गीगावाट तक आए हैं। ऑफ कोर्स नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट, अगर हम सिर्फ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें, रूफटॉप पैनल्स जो लगते हैं छत के ऊपर, अगर हम इनका कैपेसिटी देखें, अगर हम इनका टारगेट देखें, गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है कि हमको 40 गीगावाट बनाने हैं कितने साल तक? बाय 2026। ठीक है, 2022 था, लेकिन रिसेंटली इसका हमने क्या किया है? एक्सटेंशन किया है, 4 साल आगे किया है। टारगेट 2026 तक हमारा टारगेट है। अभी कितना हुआ है? हुआ है बस 11.87 गीगावाट। तो अभी 2 साल में हमको इसको 40 तक पहुंचाना है। दैट इज द होल एस्पेक्ट जो आपको समझना है। अगर हम रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में। 2010 में इस मिशन का नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, और तभी हमारा टारगेट था 20 गीगावाट। ओके, और ये 20 गीगावाट was our major target, and this also included overall, okay, it also included rooftop solar, commercial, सब कुछ ये था। 20 गीगावाट हमारा टारगेट था। एंड 2015 में गवर्नमेंट ने रिवाइज किया, 20 से 40 बनाया, 20 से इसको क्या बनाया? टारगेट को क्या बनाया? 40 बनाया। एंड वी हैड केप्ट द टारगेट 2022 तक। 2015 में हमने ये टारगेट सेट किया था, बट वी नो दैट ये हम नहीं अचीव कर पाए हैं, इसीलिए हमने ये टारगेट को इंक्रीज किया है 2026 तक। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा स्टेट परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। अगर हम देखें, टॉप परफॉर्मर इज गुजरात। रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में टॉप इज गुजरात, फिर महाराष्ट्र, एंड देन यू हैव राजस्थान। बट अगर हम टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करें, ये है अबाउट 73 गीगावाट, राइट, 73 गीगावाट। और टोटल में टॉप कर रहा है राजस्थान। ठीक है, तो रूफटॉप में कर रहा है गुजरात और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कर रहा है
राजस्थान। तो ये आपको ऐसे फैक्ट्स याद रखने हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल ये सब भी बताता है कि हमारा अगर रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, हमारा कितना पोटेंशियल है, तो ये है 796 गीगावाट। 796 गीगावाट हमारा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक हम इनको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं अच्छी तरह से। ऑफ कोर्स हमने कुछ प्लेजेस बनाए, हमने कुछ टारगेट बनाए हैं, ग्लोबल टारगेट्स। तो ये है हमारा 500 गीगावाट, राइट। वी हैव प्लेज दैट वी आर गोइंग टू हैव 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में सब कुछ आता है, सोलर, विंड, टाइडल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सब कुछ जो रिन्यूएबल एनर्जी से होता है, ये हम 500 गीगावाट तक लेके आएंगे। ये हमारा टारगेट है। और ये 500 गीगावाट से 280 केवल सोलार का है, 280 सिर्फ सोलार का है, ठीक है। 500 में से व्हाट इज सोलार? 280 गीगावाट। ओके, एंड इफ यू टॉक ओनली ऑफ रूफटॉप सोलर, तो सब कुछ हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, रूफटॉप भी हो सकता है। तो रूफटॉप की अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये है 100 गीगावाट। तो अभी तो मैंने 40 कहा था, तो ये 100 कहां से आया? 100 का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। 100 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, 40 गीगावाट का टारगेट है 2026 तक। तो ये आपको समझना है, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कौन सा टॉप परफॉर्मिंग, तो हमने देखा है गुजरात एंड राजस्थान फॉर वेरियस थिंग्स, बट दूसरे स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, इनकी कैपेसिटी जो है अबाउट 2 गीगावाट है, इट इज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। बट इसका जो मेजर आपको हमको समझना है कि इन्होंने बहुत सारे सोलार के पॉलिसीज बनाए। सो विच इज द स्टेट दैट हैज मेड अ लॉट ऑफ सोलार पॉलिसीज? दैट इज महाराष्ट्र, राइट। अदर स्टेट्स दैट हैव आल्सो डन वेरी गुड, दैट इज केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका साउथ स्टेट्स में भी अच्छा किया है। राजस्थान का अपना पॉजिटिव क्या है? उनका लैंड एरिया ज्यादा है, उनका जो हाई सोलार रेडिएशन आता है, तो यहां पे it has the highest RTS potential. So which is the state in India which has highest RTS potential? तो ये है राजस्थान। ओके, सो ये सब बताया गया है। और अगर स्कीम्स की बात करें, स्कीम है हमारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि हम रूफटॉप सोलर पैनल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है। 40% रखा था, फिर 60% किया। एंड द एम इज टू ऑल्सो गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अबाउट कितना? 300 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देंगे जो ऑप्ट करते हैं रूफटॉप सोलर पैनल्स। कितना हम यूनिट देंगे? 300 यूनिट देंगे। और कितने घरों को? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ओके, तो हमारा इतना टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट फ्री देंगे पर मंथ। दैट इज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है विद रिगार्ड टू सोलर, रूफटॉप सोलर। वी हैव सीन इंडिया's टारगेट, वी हैव आल्सो सीन द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल अगेन गिवन इन द हिंदू एंड दिस इज विद रिगार्ड टू कोल। ठीक है, कोल की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में कहा है कि जो कोल माइनिंग में काम करते हैं इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है, मेनली द हेल्थ इश्यूज, राइट। तो रेस्पिरेटरी, स्किन डिजीजेस ऐसे वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कोल, कुछ मेजर फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन सा स्टेट है जो जिनके पास लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल रिजर्व्स है? दैट इज झारखंड। ठीक है, तो झारखंड जो है इट इज द स्टेट दैट हैज द लार्जेस्ट। उसके बाद वी हैव ओडिशा, राइट, वी हैव वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेट्स हैं जहां पे कोल रिजर्व्स बहुत होते हैं, तो माइनिंग भी ऑफ कोर्स ज्यादा होता है इन स्टेट्स में। तो यहां पे भी लिखा गया है कौन से स्टेट्स में ज्यादा माइनिंग, स्टडी कहां पे किया था। बट अगर ओवरऑल पूछता है, झारखंड इज द स्टेट। अगर हम इंडिया की बात करें, वेयर डू वी स्टैंड इन द रैंकिंग? रैंकिंग में हम देखते हैं कि वी हैव द 5th लार्जेस्ट coal reserves in the world,
Okay, fifth largest coal reserve in the world. And if we talk about the amount of imports that we do, we are ranking second largest importer. हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं चाइना के बाद. तो चाइना इज वन व्हेन इट कम्स टू इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट करता है फ्रॉम अदर कंट्रीज. कोल कितना इंपोर्ट करते हैं हम, कितना इंपोर्ट करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट है हमारे रैंकिंग में. तो ये हमको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, रैंकिंग्स याद रखने हैं इंडिया के. एंड इट इज सेड दैट 2026 आते समय वी कैन ऑल्सो बीट सरपास चाइना. हम फर्स्ट आ सकते हैं 2026 तक. तो ये भी आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में भी दिया गया था. सो वी हैव एडेड दैट अबाउट इट. सो कौन से इलनेसेस फेस करने पड़ते हैं ये आर्टिकल में दिया गया है. ब्रोंकाइटिस है, रेस्पिरेटरी मेनली डिजीजेस, स्किन के डिजीजेस, तो डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो ये सब हो सकता है. एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारा मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, राइट. दवाइयां में खर्च करनी पड़ती है. तो ये तो अलग ही एक्सपेंसेस है जो आर्टिकल में फिर से बताया गया है. तो इंडिया क्या कर रही है टू शिफ्ट फ्रॉम कोल, बिकॉज कोल की अगर हम बात करें दे आर फॉसिल फ्यूल्स, राइट. यहाँ पे दे आर नॉट द क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल्स. बट जो हमारा अगर हम कैपेसिटी की बात करें, वी आर स्टिल रिलायंट ऑन आर कोल पावर प्लांट्स, राइट. कितना हम रिलायंट है, 2005 गीगावाट. अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमको मिलता है घर में वो आता है मेनली फ्रॉम दीज कोल पावर प्लांट्स. 205 गीगावाट्स इज स्टिल कमिंग फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स. और अभी तो हमने टारगेट डिस्कस किया था कि टारगेट है कि 500 गीगावाट आने चाहिए रिन्यूएबल से, राइट. तो इसको कम करना बेहद जरूरी है. हमारे दूसरे टारगेट्स भी हैं जो हम बताते हैं, दैट इज 50% ऑफ हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के नीड्स हैं, राइट. 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ये आने चाहिए फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. तो अभी तो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स, राइट. बट वी सी दैट इज द प्लेज कि 2030 में एटलीस्ट 50% आने चाहिए फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल. When we talk about non-fossil fuel, we mean against coal thermal power plants, ठीक है. इनके अलावा आने चाहिए क्लीनर फ्यूल से, ताकि ये हेल्प कर सकता है नॉट ओनली द एनवायरमेंट बट ऑल्सो जो ऐसे लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, राइट. तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी वी नीड टू हैव दिस स्विच. So this was all with regard to the article. बहुत सारे interesting facts भी हमने समझे हैं. Let's proceed to the next article, and this article is with regard to the Danish farmers to face carbon tax from flatulent cows, pigs, a world's first. What is this about? Let's simplify. ये Indian Express में article है. तो ये कहता है कि डेनमार्क जो है, right, डेनमार्क, this is going to be the first country in the world टू हैव अ टैक्स. किसको टैक्स करेंगे? ये टैक्स करेंगे अपने खुद के लाइफ स्टॉक फार्मर्स को. ये लाइफ स्टॉक फार्मर्स जिनके पास भैंसें होंगी, पिग्स होंगे, राइट, दे विल हैव गोट्स. सो दोज हु एक्चुअली पजेस, उनको कुछ टैक्स देने पड़ेंगे. ये किसने बताया है? डैनिश यानी कि डेनमार्क ने, ये कंट्री ने किया है. Now why is it doing this? Why is it taxing the farmers? It is because it is said जो cows होते हैं they give about 32% of methane. मीथेन पता है, CH4 मीथेन. तो ये मीथेन जो है it is one such greenhouse gas. In fact, it's the second most dangerous greenhouse gas after carbon dioxide, जहां पे जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करता है, राइट. दिस इज वन सच गैस. और एंड इट इज सेड कि ये ट्रैप कर सकता है 87 मोर टाइम्स हीट ओवर द इयर्स. कितना ये ट्रैप कर सकता है. तो क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा गैसेस जो है, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हम CH4 या मीथेन की बात कर सकते हैं. सो आर्टिकल में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं अबाउट मीथेन. एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टॉक्स अबाउट डेटा. तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? दैट इज नैरोबी में, नायरोबी. एंड वी नो कि ये कौन से दिन में बना था, बिकॉज उसी दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज 5th
जून, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल भी देखा था ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीथेन, एंड ये भी हमने रिसेंटली मार्च में देखा था अबाउट ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। नाउ ये है कुछ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हमको दिया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये बॉडी बनी थी 1974 में, राइट, और इनका हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। एंड इफ यू टॉक अबाउट, यहां पे इट सेज दैट आल्सो मीथेन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभी हमने डिस्कस किया था। अगर हम रैंकिंग्स की बात करें, यहां पे यू हैव यूनाइटेड स्टेट्स जो मेजर एमिट करता है फ्रॉम योर ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, ठीक है, द यूएस इज मोर विद रिगार्ड टू दैट। और कोल सेक्टर से पूछा है तो आपको याद रखना है चाइना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट हैव द कंट्रीज डन टू रिड्यूस द मीथेन एमिशंस, टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस, कौन से एक्शंस हम लेंगे, ये हमने एक प्लेज दिया था। कौन सा है प्लेज? ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज वाज गिवन इन UNFCCC, दैट इज COP26 2021 के कॉन्फ्रेंस में हमने प्लेज किया था कि हम मीथेन एमिशंस को कम करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये यूएस और EU का है, यूएस और EU का है। जैसे अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, हमने भी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट सोलर। यू कैन ऑल्सो एड अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो आप जो आपके नोट्स में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। एंड कब बताया था हमने? COP21, पेरिस में COP21 जो हो रहा था, दैट इज इन 2015, where we wanting to increase or boost up with regard to the solar power, or we talk about increasing our energy requirements from the solar energy. So that is all with regard to आज का articles। बहुत सारे interesting articles आज हमने देखे थे। And don't forget to watch the video on the 20 questions, जहां पे हम discuss करेंगे ऐसे ही topics with the questions. Thank you.